वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट के बीच में डिफरेंशिएशन। दीज आर हिपेरिन एंड वारफेरिन। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए, आप में से काफी लोग इस चीज को जानते भी होंगे, एंटीकोगुलेंट होता क्या है। एंटीकोएगुलेंट जो नाम से समझाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ड्रग जो कि कोएगुलेशन या कोएगुलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते होंगे, हिंडर्ड करते होंगे, कम करते होंगे, ताकि इनकी जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है, यानी कि हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग प्रोसेस है, इसको अफेक्ट कर सकें। सीधा सीधा कहूं तो ऐसे ड्रग जो कि क्लॉटिंग को इनहिबिट करते हैं वो एंटीकोएगुलेंट कहलाते हैं। अब जरूरत यहां पे एक चीज और भी समझने की है कि जब हम कभी चोट लगती है, ब्लड निकलता है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्लॉट हो जाए। तो फिर ऐसे ड्रग की क्या आवश्यकता है जो कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनहिबिट करें। जब कभी भी ब्लड में इंटरनल क्लॉटिंग होती हो, शरीर के अंदर इंटरनल क्लॉटिंग हो जाती हो, तो उसके कारण से हमको काफी सारे सीवियर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में एंटीकोगुलेंट का यूज हम आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि लाइफ सेविंग का काम कर सकें। तो इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे हम आपके दो महत्वपूर्ण ड्रग ऑफ एंटीकोगुलेंट, ये हैं हिपेरिन और वारफेरिन। लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके थ्योरी एग्जाम के लिए। तो समझते हैं उनके फीचर के अकॉर्डिंगली। और आज का ये जो टेबल है, इसे मैंने एज यूजुअल अभी लिया हुआ है, क्योंकि सीरीज चल रही है केडी त्रिपाठी की, तो इसे मैंने लिया हुआ है एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय केडी त्रिपाठी, और इसका जो पेज नंबर होगा वो होगा 671। सबसे पहला फीचर जिसके तुलनात्मक रूप से हम कंपेयर करेंगे वह है केमिस्ट्री, यानी कि इनका नेचर कैसा होगा। हिपेरिन एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, जबकि आपका जो वारफेरिन है वो काउमेरिन डेरिवेटिव है। और यहीं पे पहला क्वेश्चन तुरंत बनता है कि काउमेरिन डेरिवेटिव इनमें से कौन सा है। तो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, काउमेरिन डेरिवेटिव इज वारफेरिन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। दूसरा, अगर मैं इनके सोर्स के बारे में बात करूं तो इनका जो सोर्स है वो देखिए हिपेरिन के रेस्पेक्ट में हॉग का लंग्स, दूसरा पिग के इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रेस्पेक्ट में। पिग के इंटेस्टाइन को यूज करते हुए हम हिपेरिन को यूज करते हैं। और इसका जो बेसिक सोर्स था वो आपको याद होगा, जो लीच हम लोग बोलते हैं ना, जोंक, उससे निकाला गया था, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा हिपेरिन का। तो अगर हम बात करें वारफेरिन के रेस्पेक्ट में, तो वारफेरिन को कहीं नेचुरली ऑब्टेन नहीं कर सकते, इनको हम सिंथेटिक तरीके से सिंथेसाइज करना पड़ेगा। दूसरा मेजर क्वेश्चन यहां पे आ गया। पहला क्वेश्चन तो था आपका काउमेरिन डेरिवेटिव है, दूसरा इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो सिंथेटिक तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो उसका आंसर आपका यही होगा, वारफेरिन का। फिर अगर हम बात करें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में, हिपेरिन को हमको देना होता है इंट्रावीनस या तो सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जबकि जो वारफेरिन है इनको हम ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्रीफर करते हैं। इसके बाद बारी आती है ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि कितने देर बाद ये अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करना शुरू करेंगे जब इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, ये चूंकि पेरेंटल दिया जा रहा है, आईवी दिया जा रहा है, इसीलिए इनका जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट होगा, तुरंत होगा। और जबकि वारफेरिन ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिया जा रहा है, सो कंपैरेटिवली आईवी ये कुछ तो टाइम लेगा। तो ये है डिलेड रिस्पॉन्स, लगभग 1 से 3 दिन के बाद इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा वो आपको देखने को स्टार्ट हो जाएगा एज पर द रेफरेंस ऑफ केडी त्रिपाठी। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि कितने देर तक इस ड्रग का असर आपकी बॉडी में रहेगा, और ये है हिपेरिन के रेस्पेक्ट में 4 से 6 घंटे, जबकि आपके वारफेरिन के रेस्पेक्ट में ये 3 से 6 दिन। तो ये लंबा समय तक आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये भी आपको जानना चाहिए कंपैरेटिवली स्टडी के रूप से। फिर हम बात करते हैं इनकी एक्टिविटी की। तो इनकी एक्टिविटी को कहां से स्टडी कर सकते हैं, कैसे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन विट्रो और इन विवो दोनों तरीके से इसको पॉसिबल है। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द सेल और इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, जबकि वारफेरिन को वी कैन अचीव दिस एक्शन और इस एक्टिविटी ओनली इन केस ऑफ इन विवो। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इनका काम करने का तरीका क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आपके हिपेरिन का कि ये ब्लॉक करते हैं किसको, एक्शन ऑफ एक्स फैक्टर को और थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को। थ्रोम्बिन जब इनएक्टिव होता है उसके बाद स्टार्ट होता है इनका एक्टिवेशन, फिर वो बाकी चीजों को प्लेटलेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, एक जाल बनाने का, उस जाल में आपके ब्लड जो है, ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वो आके चिपकने एडहेर होने लगते हैं, और उसके बाद क्लॉटिंग स्टार्ट होती है। और जो फैक्टर एक्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। सो ऐसे फैक्टर जो कि क्लॉटिंग के लिए महत्वपूर्ण है, इन्हीं क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को ब्लॉक करेगा, ये वर्ड पे अंडरलाइन मैंने किया ही हुआ है, ये ब्लॉक करेगा हमारा हिपेरिन और एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट शो करेगा। वेयर एस इन केस ऑफ वारफेरिन, ये जो वारफेरिन है वो सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग के फैक्टर को
को इनिबिट करते हैं, यानी कि ये तो एक्शन को इनिबिट कर रहा है, जबकि जो आपका वारफेरिन है वो उनके प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को ही इनिबिट कर देंगे। तो एक मेजर अंतर हुआ हमारे दोनों के रेस्पेक्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हम देखेंगे एंटागोनिस्ट, क्योंकि अगर इसका डोज ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। किस केस में? कहीं कहीं चोट लग गई तो फिर ये तो क्लॉट होगा ही नहीं, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। तो हमको ओवरडोज के केस में भी और अनरिस्पेक्टिवली रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका एंटागोनिस्ट जानना चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीपैट बाकी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद रखें। यहां पे मैं डॉट लगा देता हूं। तो आपका एंटीडोट क्या हुआ या एंटागोनिस्ट क्या हुआ हिपेरिन के रेस्पेक्ट में? यह है आपका प्रोटामीन सल्फेट, जबकि वारफेरिन का जो एंटीडोट है, एंटागोनिस्ट है, वह है विटामिन के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो डिफरेंस है कंपैरेटिव फीचर्स का, वह है वेरिएबिलिटी इन रिस्पांस। इनका जो रिस्पांस किस वेरिएबल हो सकता है, ये लिमिटेड है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, जबकि ये मार्ड है, थोड़े ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला जो फीचर है ड्रग इंटरेक्शन का, कि क्या ये ड्रग किसी और लिए गए ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ कर सकते हैं तो क्या इन दोनों के ड्रग ड्रग इंटरेक्शन सीवियर प्रॉब्लम कॉज करेगा कि माइल्ड या नॉर्मल प्रॉब्लम कॉज करेगा। सो ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस कितने बनते हैं हिपेरिन के साथ? ओनली फ्यू चांसेस आर देयर, और अगर होता भी है तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस डरने वाली बात नहीं होगी इन केस ऑफ हिपेरिन। वेयरएज इन केस ऑफ वारफेरिन, ये वारफेरिन काफी सारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और इनका जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगा वो एक सिग्निफिकेंट है, यानी कि वो एक सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण तरीका है हमको इसको स्टडी करने का। कमिंग टू द लास्ट दैट इज यूज, तो ये कहता है कि आपका जो हिपेरिन है वो इनिशिएट करने के लिए थेरेपी को, कि कहीं हमको अगर चाहिए होगा एंटीकोगुलेशन इफेक्ट, तो उसके लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं हिपेरिन को, और वंस स्टार्टेड टिल द एंड हमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और इसको मेंटेन करने के लिए हम फिर मदद लेंगे आपके वारफेरिन का। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने कंपैरेटिव तरीके से बात किया आपके हिपेरिन और आपके वारफेरिन के बीच में, कि क्या उनके में डिफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पैरामीटर। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो हमारे फेसबुक के ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी में आकर के फ्री में जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।